हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विथ राकेश में। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 4 द्विघात समीकरण का संदर्भ पार्ट 2। और यकीन मानिए, अगर आपको द्विघात समीकरण कठिन लगती है तो आज के बाद यह चैप्टर आपका फेवरेट बनने वाला है, क्योंकि आज हम बिल्कुल आसान ट्रिक और मज़ेदार तरीके से सीखेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम क्या क्या सीखेंगे। द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने की विधियां, मूलों की प्रकृति, मूलों का योगफल तथा गुणनफल और द्विघात समीकरण बनाने का नियम। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आज का हर कॉन्सेप्ट एग्जाम में बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं अशुद्ध मिश्रित द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने की विधियां। तो दोस्तों, सबसे पहले गुणनखंड विधि है, जो कि हमने क्लास 9th में भी पढ़ा था और 10th में भी पढ़ना है। तो आइए सबसे पहले इसको हम समझते हैं। इस विधि को मध्य पद होता है ना, सेकंड टर्म, यानी कि देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो ये बी एक्स जो होगा, यहाँ पर देख सकते हैं बी एक्स को ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि जिनका योगफल बी और गुणनफल ए और सी के बराबर हो। यानी बी का जो गुणनफल होगा ए और सी के गुणनफल के बराबर हो, इस रूप में हमें तोड़ना है। तो आइए हम उदाहरण से समझते हैं। दोस्तों, देख सकते हैं आपका यहाँ पर एग्जाम्पल है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो दोस्तों, यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर 5x प्लस 6 को यहाँ पर 0 के रूप में लिखते हैं। तो ये जो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा, गुणांक किसे कहते हैं, जो जिसमें एक्स स्क्वायर के साथ गुणा किया हुआ हो, वही क्या कहलाता है, गुणांक कहलाता है। तो यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ एक है, एक्स स्क्वायर के पहले क्या छिपा है, एक है। एक को हमें किस में गुना करना है, 6 में गुना करना है। मल्टीपल करें 6 जितना आएगा गुना करने के बाद 6 आया, 6 को गुना करने के बाद इसका हम फैक्टर करेंगे। तो 2 से लगाएंगे 3 बार में, हमें क्या लाना है, -5 लाना है। तो बताइए 2 और 3 में हम क्या करेंगे कि -5 आएगा। तो दोस्तों, अगर -2 एक लेते हैं और एक -3 लेते हैं, तो क्या ये -5 आएगा। अब हमें क्या हुआ, अब बी का जो यहाँ बोला है बी हो 6, यानी ए सी का गुणनफल के बराबर हो, यानी कि हमें 6 भी लाना है। तो अगर -2 और गुना -3 को भी अगर हम मल्टीपल करते हैं तो माइनस माइनस का होगा, प्लस होगा। तो 6 प्लस में आ गया। तो जोड़ने के बाद आया 5 और गुना करने के बाद आया 6। तो ये कंडीशन हो गया कि नहीं होगा, बी जो होगा ए गुना सी के बराबर होगा। तो इसी रूप में हमें क्या होना करना है, तोड़ना है। तो आइए इसको हम सोल्व करते हैं। तो दोस्तों, हम इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। अगर दोस्तों इसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x और प्लस में 0, इतना लिख लिए। अगर यहाँ पर इसको दो भागों में बांटते हैं, एगो एक्स स्क्वायर माइनस 2x के रूप में बांटेंगे, एगो इस वाले रूप में भागों में बांट देंगे। देख रहे हैं कि इसमें 2 है पर इसमें 2 नहीं है, पर यहाँ देख रहे हैं कि 2x है, इसमें 1x है। तो दोनों में मिल रहा है कि नहीं, x। तो हम क्या करेंगे, इसमें से हम x को कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ से हम x कॉमन कर लेते हैं। तो x कॉमन करेंगे तो क्या, इसमें 2 को x था, एक बचेगा। इसमें x एक ही था तो एक बाहर निकल गया, बचा के इसमें 2 बचा। इसमें देख रहे हैं x है और x इसमें नहीं है। तो पर 3 यहाँ है, 3 इसमें भी है। 3 क्यों है कि 3 के टेबल में 6 आता है। तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, 3 कॉमन कर लेंगे। x यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस, तो माइनस होता है। और 3 के टेबल में 6 2 बार में आता है। बराबर में हमने 0 लिख लिया। इतना लिख लेने के बाद दोस्तों, अब क्या कर लेना है इसको, अब इसको एक पार्ट को 2 भागों में बांट देना है। एक पार्ट को इस वाले को इसके साथ लिख देंगे x माइनस 3 के रूप में, और ये दोनों में से कोई एक को हम लिख लेंगे मल्टीपल में। तो देख रहे हैं कि यहाँ बीच में मल्टीपल है। अब इसका क्या निकालना है, हमें शून्य का निकालना है। तो हम यहाँ से लिखेंगे x माइनस 3 बराबर 0 और एक लिखेंगे x माइनस 2 बराबर 0, क्योंकि x माइनस 3 और x माइनस 2 किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो
x माइनस 3 जीरो के बराबर होगा, x माइनस 2 भी जीरो के बराबर होगा। अगर x का मान हम निकाल देंगे, ये माइनस से 2 जाने के बाद क्या होगा, प्लस में होगा। अब ये क्या हो जाएगा, ये भी प्लस में होगा। अतः हम कह सकते हैं कि दो मूल कौन कौन होगा, 3 और 2 हो गया। तो दोस्तों इसको हम अल्फा कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, बीटा। तो हम लिख सकते हैं कि अल्फा और बीटा का जो मान होगा कितना होगा, 3 और 2 हो जाएगा। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से गुणनखंड विधि से हम इसको सोल्व इस तरीके से करेंगे। आइए इसके सेकेंड पार्ट को हम समझते हैं। दोस्तों इस विधि में सिर्फ हम इसका नियम समझेंगे और इसका जो उदाहरण होगा हम अगले एक्सरसाइज में कंप्लीट करेंगे। सिर्फ यहाँ पर हम इसके नियम जो होंगे उसको हम समझेंगे। तो आइए इसको हम नियम समझते हैं। तो दोस्तों पूर्ण वर्ग विधि बनाने के जो फॉर्मूला है, इस विधि समीकरण के बाएं पक्ष को पूर्ण वर्ग करना होता है और उसके बाद x वाले गुणांक को आधा करके इसके वर्ग दोनों तरफ जोड़ दिया जाता है। इसी को हम यहाँ पर स्टेप में लिख दिए हैं। तो दोस्तों सबसे फर्स्ट स्टेप क्या कर लेना है कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक हो, जिससे कि हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो और बी एक्स और प्लस सी होगा बराबर में 0 होगा, तो उसको हमें क्या कर लेना है, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा, माने कि इसके जो गुणांक होंगे एक्स स्क्वायर के 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, ए के रूप में क्या है, यहाँ 2 3 के रूप में ए है, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ ए से भाग कर देंगे। तो इधर भी ए से भाग करेंगे और इधर भी करेंगे, इधर करेंगे और इधर करेंगे। तो ए एक का हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर बी एक्स ए और प्लस सी ए बराबर में क्या बचेगा, 0 बचेगा। अब सेकंड स्टेप क्या कह रहा है, आइए सेकंड स्टेप कि अचर पद है सी वाला भाग, ये सी वाला जो भाग होगा ना बराबर को उधर लेके चल जाएंगे। तो मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर बी एक्स ए होगा, अब इधर ले जाएंगे माइनस सी हो जाएगा। थर्ड स्टेप क्या कर रहा है, थर्ड स्टेप की एक्स स्क्वायर का जो होगा ना बी बाई ए का आधा करेंगे। ये जो होगा ना इसको एक्स का गुणांक के इसको हम 1/2 कर देंगे और इसके बाद उसके वर्ग कर देंगे, इसको वर्ग के रूप में कर देंगे। फिर चौथा स्टेप है कि इस वर्ग वाले मान को बराबर दोनों तरफ, यानी कि जो यहाँ पर स्क्वायर करने के बाद आएगा तो दोनों तरफ हमें क्या करना है, जोड़ देना है। इधर भी जोड़ देंगे और उधर भी जोड़ देंगे। फिर बाईं तरफ इसको ले जाएंगे, तो बाईं तरफ ले जाएंगे तो अब देख सकते हैं कि ए या तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर में टूटेगा या तो ए माइनस बी के रूप में बदल जाएगा। तो वहां से हम क्या करेंगे, दोनों तरफों का वर्ग निकाल लेंगे और एक्स का मान यहाँ से निकल जाएगा। तो इसको हम दोस्तों एग्जाम्पल में हम समझेंगे अच्छी तरीके से। तो आई होप यहाँ इसका कॉन्सेप्ट याद हो गया होगा। आपको रूल याद कर लेना है, तो रूल याद हो जाएगा दोस्तों तो बनाने में बहुत ही आसानी पड़ेगा। तो आइए अगले टॉपिक की ओर हम बढ़ते हैं। दोस्तों इस सेकेंड टाइप का जो मिश्रित अशुद्ध था उसका तीसरा क्वेश्चन, तीसरी विधि है, उसको हम बोलते हैं दीर्घात सूत्र शिराधार्य 4 नियम। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि बिहार बोर्ड के एग्जाम में पॉइंट व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, जो कि हर साल इससे संबंधित पूछा जाता है प्रश्न, जिससे डी निकालने के लिए बोला जाएगा, इसका मूल्य निकालने के लिए बोला जाएगा। तो यहाँ पर आइए हम समझते हैं। तो जब गुणनखंड करना कठिन हो तब इस सूत्र का प्रयोग करके सीधे मूल्य ज्ञात किए जाते हैं। गुणनखंड करना कठिन मतलब एक्स स्क्वायर लिए, मान लीजिए 7 यहाँ पर लिए और 6 ले लिए, इसका मूल गुणनखंड तो नहीं टूटेगा, यानी गुणनखंड के बी के इसे रूप में तोड़ेंगे कि जो ए और सी के गुना के बराबर होगा। अगर जब नहीं टूटता है तो हम डी का प्रयोग करके यहाँ से हम मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए हम कैसे ज्ञात करते हैं इसको हम आसानी से समझते हैं। दोस्तों यहाँ से हम सबसे पहले ए लिख लेंगे, ए बराबर कितना होगा 1, बी बराबर कितना होगा -5 और सी बराबर कितना होगा 6 होगा, पता होगा। यानी कि इसको मानक रूप लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में तो है। तो ए का मतलब यहाँ पर एक छिपल है, बी का मतलब क्या होगा 5 हो गया और सी का मतलब क्या होगा 6 हो गया। तो वही यहाँ पर लिखेंगे कि ए बराबर ए, बी बराबर 5 बी 5 हो जाएगा और सी बराबर 6 हो जाएगा। तो यही हम यहाँ पर लिखे हैं। तो आई होप ये इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए यहाँ से हम सबसे पहले डी निकालते हैं। तो डी निकालने की नियम क्या है, आपको यहाँ पर फार्मूला याद होना चाहिए। तो फार्मूला आप देख सकते हैं, डी निकालना जिसको हम बोलते हैं विवेकतर बोलते हैं या विवेचक भी बोलते हैं। तो इसका फार्मूला होता है बी का स्क्वायर -4ac। तो यहाँ से निकाल लेने के बाद दोस्तों यहाँ से हम ए निकालते हैं।
तो आप यहाँ से निकालिए बी कितना है आपका -5 का स्क्वायर, और 4 रहेगा, ए का मतलब कितना 1 है, और बी का सी का मतलब कितना 6 हो गया। तो यहाँ से लिख सकते हैं 25 और माइनस कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम डी का मान निकालते हैं तो डी का मान कितना होगा 1 हो गया। अब यहाँ से सूत्र लिखेंगे, एक्स का जो सूत्र होता है तो -b प्लस -b अंडर रूट डी बाई 2a। तो दोस्तों यहाँ पर डी के जगह बी स्क्वायर -4ac भी लिख सकते हैं। तो माइनस से अब बी का मान कितना है, बी का -5, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और प्लस माइनस रहेगा रूट 1 का मान कितना डायरेक्ट हम 1 लिख सकते हैं बाई 2, ए का मतलब ए ही हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं, इसको हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यहाँ से हम डायरेक्ट इसको थोड़ा लिख लेते हैं इरेज करके। तो यहाँ से लिख सकते हैं 5 हो जाएगा, और प्लस माइनस होगा, डी का मतलब 1 बाई कितना हो जाएगा 2a, ए का मतलब 1 हो जाएगा। अगर यहाँ से हम इसको सोल्व करते हैं तो कितना होगा, एगो प्लस लेंगे एगो माइनस लेंगे, तो प्लस वाला 5 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा 4 होगा बाई 2 हो जाएगा। और एगो 5 और जोड़ेंगे, 5 और 1 6 होगा, तो कितना हो जाएगा 1 6/2, यानी कि 2 और 3। इसका जो निकलेगा मूल कितना निकलेगा, इसका जो मूल निकलेगा यहाँ पर लिख सकते हैं 2 और 3 इसका मूल होगा। तो इस गुणनखंड का जो मूल होगा आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना निकलेगा 2 और 3 निकलेगा। तो इस एक्सरसाइज में हम कंप्लीट करेंगे, जितने भी क्वेश्चन होंगे इस टाइप के हम सभी को सॉल्व कराएंगे। तो आइए नेक्स्ट टाइप की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप है कि मूलों की प्रकृति को कैसे हम पता करेंगे। तो दोस्तों ये जो टॉपिक है यहाँ पर देख सकते हैं कि मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम में, MCQ में यहाँ से बहुत सारे प्रश्न डाले जाते हैं एग्ज़ाम में। तो दोस्तों यहाँ से आपको समझना पड़ेगा, इन 3 टॉपिक को समझना है। अगर समझ लेते हैं तो आपका ये जो टॉपिक होगा बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आइए हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमें इस सूत्र को याद कर लेना है, D बराबर, जिसको हम विवेचक बोलते हैं। तो यहाँ पर D बराबर होता है, यहाँ पर लिख लेते हैं बी स्क्वायर -4ac। तो दोस्तों अगर D जो होगा ना D यहाँ पर देख सकते हैं D जो होगा 0 से अगर बड़ा होता है, अगर D का मान जो अब हमने अभी निकाला देख सकते हैं आप, यहाँ पे हमने यहाँ पर निकाला D का मान, तो D का मान निकालें तो यहाँ पर देख रहे हैं कितना आया है, D का मान आया है 1 आया है। 0 से बड़ा आया है कि नहीं बड़ा आया है। अगर जब 0 से बड़ा आता है, अगर D का मान जो होगा 0 से बड़ा होगा तो उसका मूल वास्तविक और समान होगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर इसका, तो अब यहाँ पर वास्तविक समान है कि नहीं, अलग अलग है कि नहीं, 1 2 आया 1 3 है। अब ये दोनों क्या है वास्तविक है, वास्तविक संख्या है, निगेटिव में नहीं आया है। तो कह सकते हैं कि D अगर बड़ा होता है 0 से तो उसका जो मान होगा, D का अगर मान बड़ा हो जाता है 0 से तो उसका मूल्य जो होंगे वास्तविक और असमान होंगे। असमान का मतलब भिन्न होगा। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि बताइए कि D बड़ा होगा 0 से तो उसका मूल्य जो होंगे गुणनखंड किए हुए मूल्य होंगे वो कैसा होगा, लिख लेंगे वास्तविक होगा और असमान होगा। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो। अब आइए दूसरे कॉन्सेप्ट की ओर हम बढ़ते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट है, यदि D बराबर 0 होता है, अगर D का मान 0 के बराबर होता है, इसका जो मूल होंगे वो समान होगा और समान मतलब बराबर होगा, वास्तविक होगा। जैसे कि हम यहाँ पर D का मान निकालने तो देख रहे हो कि 2 और 3 आया है, ये असमान है। तो समान का मतलब कहने का मतलब है कि जो उसका मूल आएगा ना, या तो 2 2 के रूप में होगा, या 3 3 के रूप में होगा, या 4 4 के रूप में होगा। यानी कि उसका जो मूल होंगे ना बराबर होंगे, और कौन कैसा होगा, वास्तविक संख्या होगा। अगर हम D का मान अगर निकालते हैं 0 तो 0 के बराबर होगा, तो वो कैसा मान होगा, तो मूल्य इसका जो होगा ना वास्तविक होगा और समान होगा। तो यहाँ से अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कि अगर कोई भी इक्वेशन द्विघात समीकरण उसके मूल्य अगर बराबर होते हैं तो उसका जो मूल होगा
वास्तविक और समान होगा। या ऐसे पूछ सकता है कि अगर दिए गए द्विघात समीकरण में उसको d बराबर अगर 0 हो तो उसके क्या होंगे, तो उसके मूल जो होंगे वास्तविक और समान यानी कि बराबर होंगे। आई होप दूसरा भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तीसरा कॉन्सेप्ट की बात करते हैं दोस्तों। तीसरा कॉन्सेप्ट आप यहाँ से देख सकते हैं, बोल रहा है तीसरा कॉन्सेप्ट कि यदि d 0 से छोटा हो तो उसका मूल जो होगा काल्पनिक होगा, वास्तविक नहीं होगा। यानी कहने का मतलब या इसका ये हो गया कि d का जो मान होगा ना, क्या होगा, निगेटिव अगर आता है, माइनस में आता है, तो उसका जो मूल्य होगा ना, मूल्य जो वास्तविक होगा नहीं, वास्तविक नहीं होगा, वो क्या होगा, काल्पनिक होगा। काल्पनिक किसे कहते हैं, इमेजिनरी नंबर को। इसको हमें क्लास 11th में पढ़ना है, बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना है, डिटेल्स में भी पढ़ना है। आप इतना याद रख लीजिए कि अगर d का मान 0 से छोटा होता है तो क्या कहलाता है, काल्पनिक, वास्तविक नहीं होंगे। अगर आपसे पूछ देगा कि d बराबर -1 है तो कैसा मूल होगा, काल्पनिक होगा, वास्तविक। अब इस तरह से आ जाएगा तो वहां से हम सोल्व नहीं करेंगे, इसका मूल ही नहीं निकालेंगे, क्योंकि मूल निकलेगा ही नहीं। मूल किन कंडीशन में निकालना है आपको, या तो d जो होगा 0 से बड़ा होगा, या तो d 0 के बराबर होगा। यही दो कंडीशन में आपको मूल्य निकलेगा, तीसरा में नहीं निकलेगा। तीसरा हमको क्लास 11th में डिटेल से समझना है। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है, आप देख सकते हैं कि द्विघात समीकरण होगा मूलों का योगफल तथा गुणनफल। सिर्फ आपको यहाँ पे फार्मूला को याद कर लेना है। अगर फार्मूला याद है तो यहाँ से मूलों का गुणनफल तथा मूलों का योगफल आप निकाल सकते हैं। तो आइए हम समझते हैं कि मूलों का योगफल तथा गुणनफल क्या होते हैं। तो दोस्तों देखते हैं कि मानक द्विघात समीकरण इस रूप में दे देगा। मान लीजिए 6x² प्लस 6x और प्लस 3 के रूप में दे दिया है। तो पूछेगा कि मूलों का योगफल निकालें। तो मूलों का योगफल निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम a, b और c पता होना चाहिए थी। a के रूप में हो गया, b के रूप में हो गया, c के रूप में हो गया। ये अगर यहाँ से पूछ रहा है आपको, यहाँ से पूछ रहा है कि बताइए किसका मूलों का योगफल ज्ञात करें, तो मूलों का योगफल निकालेंगे। सबसे पहले हम लिख लेंगे अल्फा प्लस बीटा। मूलों का योगफल फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। तो डायरेक्ट हम यहाँ से निकाल सकते हैं। b कितना है आपका, 6 हो गया माइनस में, और कितना हो गया, a कितना है, a आप देख रहे हैं 6 है, तो 6 से 6 काट देंगे। तो अल्फा प्लस बीटा का जो मान होगा कितना होगा, -1 हो जाएगा। अब इसी तरह से पूछेगा कि बताइए कि मूलों का गुणनफल क्या होगा। तो हमें पता है कि अल्फा इंटू बीटा का जो फार्मूला होता है c/a होता है। c का मान कितना है, 3 है। अब a का मान कितना है, 6 होगा। काट देंगे इसको, 1/2 के रूप में आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का -1 होगा, और अल्फा इंटू बीटा का कितना होगा, 2 होगा। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप मूलों का योगफल या गुणनफल निकाल सकते हैं। तो आई होप ये आपको फॉर्मूले कॉन्सेप्ट याद होंगे। आप दोस्तों इसको याद कर लेना है। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम बढ़ते हैं। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट ये भी है, क्या है, एक इम्पोर्टेंट है द्विघात समीकरण बनाने का सूत्र। अगर दोस्तों मान लें कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -1 दे दिया है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर मान लीजिए कि 2 दे दिया है, तो बोलेगा कि इसका द्विघात समीकरण लिखिए। तो यदि मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा और गुणनफल अल्फा इंटू बीटा दिया हो तो द्विघात सूत्र निकालने का फॉर्मूला x²। x लिख लेंगे, अल्फा प्लस ब्रैकेट में देंगे, अल्फा प्लस बीटा का मान -1 दिया है, x था, x लिख लेंगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है, 2 लिख लेंगे, बराबर में 0। तो यहाँ पर लिखेंगे x²। अब यहाँ माइनस माइनस प्लस, एक में x से गुना करेंगे, x हो जाएगा, प्लस में 2 बराबर 0। ये आपका द्विघात समीकरण बन गया। तो कुछ इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने क्या क्या सीखा, गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग विधि, द्विघात सूत्र, मूलों की प्रकृति, मूलों का गुणनफल और योगफल, और द्विघात समीकरण बनाना सीखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करें। आप लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।